मुझे खुद बीमारी जी बीमारी थे कैंसर है मर बेटा दुनिया दुनिया में। पुलिस का काम आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन यही पुलिस वाले जब कानून की धज्जियां उड़ाने लगते हैं और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से लेकर स्थानीय नेताओं द्वारा थाने में बहस करने जैसे छोटे छोटे अपराध के लिए क्रूरता करते हैं, तब आम जनता का पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ जाता है। नतीजा ये होता है कि गांव से एक पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है तो बच्चे से लेकर बूढ़े डर से हिम जाते हैं। बीते शनिवार 28 जून 2025 को 18 वर्षीय सादिक रजा अपने घर से चंद किलोमीटर दूर स्थित बाइक शोरूम से अपने चाचा की गाड़ी लेकर घर आ रहा था। तभी बिहार के किशनगंज जिला अंतर्गत LRP चौक पर वाहन चेकिंग कर रही स्थानीय पुलिस ने उसे रोक लिया। सादिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसको लेकर पुलिस वालों से थोड़ी नोकझोंक हुई। इसी पर पुलिस वालों ने उसकी पिटाई कर दी और उपद्रव फैलाने के आरोप में BNSS की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया। शोरूम गए थे 28 तारीख को जी। अंकल का गाड़ी शोरूम में था। अंकल बोला लेके आ जाओ। हम लेने गए शोरूम में। शोरूम से अभी 10 मीटर आ ही रहे हैं तो हमको रोक दिया। हम रुक भी गए तो हमको बोला लाइसेंस दिखाओ। हम बोले सर लाइसेंस बनवाने दिए। तो बोल रहा है रुको, बोले चालान कटेगा तुम्हारा। हम बोले ठीक है सर काट दीजिए। उनको बोले फिर सर गाड़ी मेरा नहीं अंकल का है, बात कर लीजिए आप। तो बोल रहा है किसी से क्या बात करेंगे, ज़्यादा किसी से बात करोगे तो जेल में डाल देंगे। हम ये बात बोले सर हम कुछ किए तो हमको जेल में डालिएगा। आप कोई गलत काम किए या कोई गलत बात बोले आपको डायरेक्ट जेल में क्यों डालिएगा। तो बोलता तुम बोले गारजोरी करता है। हम बोले सर गारजोरी का क्या बात है। वो बोल रहा फिर बोल रहा हमको तुम बोले गाड़ी का पेपर लाओ। पेपर हम बोले सर ऑनलाइन चेक कर लीजिए। आप चेक कर लिया तो बोला इंश्योरेंस फेल है। इंश्योरेंस फेल है तो वो बोल रहा है चालान कटेगा। हम बोले काट दीजिए। तो अंकल से बात करें ना, उसी टाइम में हमको गाड़ी हाथ पकड़ के गाड़ी में लेके गया, गर्दन पकड़ के एक झापड़ मारा भी, फिर गाड़ी में घुसा के फिर मारा। फिर थाना लेके गए। थाना में मेरा नाम लिया, पापा का नाम लिया, पता लिया, गाड़ी का चाबी लिया, चाबी भी ले लिया। उसके बाद बोल रहा है वहाँ अंदर में ले आके नीचे बैठा दिया, बड़ा बाबू का ऑफिस में बैठा दिया। तो बैठ के हैं पापा लोग गए, फिर भी वो छोड़ नहीं रहे हमको, कोई गलत काम भी नहीं किए हैं। वही हो गया सर। 8 बजे से लेके 2 बजे तक बैठा के रखा। 8 बजे शाम से सुबह तक। मेरा 2-3 बार साइन लिया, उसके बाद फिर भी साइन लेने से कुछ नहीं हुआ। अब वो बोल रहा था कुछ तुम्हारा बन रहा है, कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा तो तुम्हारा आएगा, साइन कर देना। तो बोले ठीक है सर साइन कर लेंगे। तो बोल रहा है ठीक है तुमको 10 बजे तक छोड़ देंगे। फिर 10 बजे से 2 बज गया, फिर भी नहीं छोड़ा, बैठा के ही रखा वहाँ। खाने पीने को भी नहीं दिया वो लोग। नहीं बहस नहीं की सर, वही वो लोग बोल रहा है कि तुम उल्टा बोलेगा। हम मतलब बातों का जो जवाब दिए गलत नहीं है तो नहीं, इसलिए वो बातों का जवाब दिए तो वो लोग उल्टा ले लिया है। वो वहाँ गया तो हमको छोड़ तो दिया, लेकिन फिर वापस ले लिया, बोला नहीं देंगे, सुबह आने देंगे। 11 बजे छोड़ दिया था हमको, फिर बोल रहा है नहीं छोड़ेंगे, सुबह छोड़ेंगे। दोबारा अंदर कर दिया हमको, बोल के बोले सुबह देंगे, बोले नहीं देंगे अभी पहले। जी मारा है, यहाँ मारा है सर। वहाँ भी हमको पकड़ रहा था, धमका रहा था वहाँ। जी वहाँ पे हमको धमका रहा है, बोले नीचे बैठो। हम बोले सर नीचे क्यों बैठेंगे हम, फिर भी हमको नीचे बैठाया वो। जी अमित ही मारा। वो गर्दन भी पकड़ा, मारा भी है, हाथ भी खींचा है। जी हाथ से मारा है जी। नहीं डर नहीं, थोड़ा मोड़ा मारा है सर, बेकसूर का मारा है हमको। थाने में गए तो भैया लोग भी गए हुए थे, तो देखे वहाँ पे सर मतलब थोड़ा मामला पेचीदा हुआ पड़ा है। तो हम बोले क्या हुआ, बोले ऐसी बात है चालान कटेगा। हम बोले ठीक है चालान काटिए सर, आप अपना काम कीजिए, कोई बात जो गलत है तो गलत है, सबके लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए बराबर का कानून है। तो बोला चालान काटिए। तो वहाँ फिर उसके सादिक के पापा गए वहाँ पे, तो वो बोले यही बात बोले कि सर 15,000 चालान काटें, ज़्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए। तो वो भड़क गए कि हमको कानून सिखाओगे तुम, हाँ नहीं छोड़ेंगे, जाओ अंदर कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिसको बुलाना बुला लो, नहीं छोड़ेंगे, हाँ नहीं छोड़ेंगे। हम बोले सर क्यों नहीं छोड़ेगा सर आप, तो बोले नहीं छोड़ेंगे जाओ। तो फिर वहाँ और एक बड़ा बाबू थे, हमने बोला सर थोड़ा सर को समझाइए, छोड़ देंगे, बच्चा है सर, नाबालिग है। फिर हम बच्चे का हालत देखें, बच्चा डरा हुआ है अंदर और उनको नीचे बैठा के रखा है। तो हम बोले सर आप नीचे बैठाइए, कोई क्राइम करके आया है या कोई ड्रग्स में पकड़े हैं या दारू में पकड़े इनको आप, तो आप ऐसे बैठा के रखें नाबालिग बच्चे को।
तो फिर उन्होंने कुर्सी दिया बैठने के लिए, शायद बैठा हो। उसके बाद काफ़ी डरा हुआ था। तो हम लोग बोले सर ऐसा मत कीजिए, बोले रात भर रहेगा। हम बोले सर रात भर मत रखिए बच्चा को, जो भी चलाना हम लोग भर देंगे। तो बोला कि नहीं छोड़ेंगे। फिर वो अमित कुमार जो है वो चले गए अपने डेरा में, वो जाके सो गए। फिर एक बड़ा वो और आए किशनकांत जी। तो हम बोले सर थोड़ा फ़ोन कीजिए आप सर। तो उन्होंने फ़ोन किया शायद, तो उनका फ़ोन 3-4 बार लगा, नहीं उठाया। फिर उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ गया। तो हम लोग सोचे बच्चा है, डरा हुआ है, हम लोग चले जाएंगे, चाचा वो लोग तो डर जाएगा और भी वो। तो हम लोग सोचे चलिए हम लोग ही रहते हैं, जब तक नहीं छोड़ेंगे। हम लोग कुछ नहीं किए, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं कि चल आप सुबह छोड़िएगा सर, तो हम लोग सुबह चले जाएंगे, बच्चे को लेके जाएंगे, लेकिन आप जो भी कानून प्रक्रिया करिए, आप कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। तो इसी बीच में मतलब आसिफ नाती आए हमारे। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं छोड़ा है? बोला नहीं छोड़ा है, ऐसी बात है। तो वो थोड़ा आया कि क्यों नहीं छोड़ेगा बच्चा को, आप मारे क्यों हैं, ये सब बात में थोड़ा उन्होंने मतलब बोला। तो उस टाइम जो भी हुआ मामला बिल्कुल एसपी वगैरह फ़ोन किए, बड़ा वो को छोड़ दिए, मामला सुबह देखा जाएगा। वहाँ आए तो उन्होंने मतलब बोला कि ठीक है मामला रफा दफा करते हैं। कुछ वीडियो हम पे पड़े हुए थे, तो उन्होंने वीडियो वाला कि ऐसा कीजिए, किशनकांत जी बोले कि वीडियो आप डिलीट मारिए, हम भी मार रहे हैं अपना, जो भी मेरा वीडियो है हम डिलीट मार रहे हैं, मामला ये रफा दफा कीजिए। 3 बजे तक हम लोग थाने में थे। 3 बजे हम लोग ठंडा मंगाया, ठंडा वंडा पिए, पान उन मंगाया किशनकांत जी के लिए, वो लोग पिए, हम लोग से वीडियो डिलीट मरवाए कि चलिए मामला रफा दफा हो गया। हम लोग की सोचे कुछ मामला नहीं है, चले ख़त्म हो, घर आ गए, आराम से बैठ गए। अब इन लोगों के दिल में क्या था नहीं था, ये लोग दूसरे दिन 1 बजे आसिफ भाई को मतलब उठा लिए हैं। देर रात तक जब सादिक रजा को नहीं छोड़ा गया तो एक स्थानीय नेता आसिफ रजा थाना पहुंचे। मामले को लेकर थाने में तीखी बहस हुई और रात करीब 2 बजे सादिक को छोड़ दिया गया। लेकिन अगले ही दिन आसिफ रजा पर पुलिस वालों का आतंक टूट पड़ा। देर रात 4 गाड़ियों में पुलिसकर्मी आसिफ के घर आए और उसे उठाकर ले गए। हम लोग तो 12 बजे हम लोग के वहाँ बहुत गेस्ट आया हुआ था, तो हम लोग का बहुत रात हो गया। मेरा भाई भी हम लोग के साथ था, तो वो 12:30 बजे तक गया सोने के लिए। हम लोग बातचीत कर रहे थे, हम लोग हॉल में बिस्तर लगा दिए, सो गए, सब कोई सो गए थे, कोई जगे हुए नहीं थे। तो गेट में आवाज़ आया, मेरा मम्मी बोल रही कौन बेटा, कौन है बेटा, कौन हो? तो हम लोग जग गए कि कौन आया है। तो हम उधर देखिए गेट के तरफ, पर्दा नहीं था हम लोग का गेट में, देखते हैं कि कोई आदमी है, 2-3 आदमी है। तो हम सोचे कि कोई डाका उका डालने की, ऐसा आँख ऊँख चढ़ा करके गेट खोलिए कि आप बोलिए आप कौन है, हम कहाँ गेट खोलेंगे, गेट नहीं खोलेंगे हम, आप बोलिए कौन है। तो नहीं खोलिएगा तो समझिएगा। तो हम डर गए कि कहाँ इतना हमको कहाँ धमकी दिया, नहीं खोलिएगा तो समझिएगा। हम डर गए, फिर आगे वो सामने वाला गेट में चले गए। तो मेरा फुप्पी भी मेरे साथ था, वो हम फिर गेट खोल के कौन देखते हैं, मेरे फूफी को देखो आसिफ को ले जा रहा है। हम डर गए कि क्या हुआ है, मेरा भाई कुछ कर दिया है ना क्या, हम डर गए। अब हम लोग का दिमाग ही नहीं काम कर रहा। मेरा मम्मी तो बीमार, अगर हम नहीं रहते तो मेरी मम्मी उस दिन नहीं बचती, उसका कुछ हो जाता, वो अकेली थी घर में। हम दौड़ते दौड़ते पीछे क्या हुआ सर को हम पहचान लिए कि सर रुकिए सर क्या हुआ है, कहाँ लेके जा रहे हैं मेरा भाई को घसीटते हुए। तो सर बोले कुछ नहीं बोला सर, वो आगे बढ़ गए, हम दौड़ दौड़ के उसके पीछे चले गए। सर रुकिए क्या हुआ है बताइएगा ना, मेरा भाई का क्या कसूर है, कहाँ ले जा रहे हैं, हमको बताना पड़ेगा ना कि FIR हुआ है, उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे। कुछ नहीं बोला सर, वो कुछ नहीं बोला। फिर वहाँ गए कि सर रुकिए हमको बताइए मेरा भाई को कहाँ ले जा, थाना आइए, थाना आएंगे, अच्छा ठीक है। तो शर्ट तो ले लेने दीजिए उसको, सो के था, नहीं शर्ट भी वहाँ लेके आइएगा, थाने में लेके आइएगा। फिर भी पीछे तो वहाँ गाड़ी से कुछ लेडीज़ था, तो उसको बोला जाओ लाठी चार्ज करो। तो हम लोग पीछे हट गए। अब अचानक कभी ज़िंदगी में ऐसा मामला नहीं है, तो हम लोग डरेंगे ना, पीछे आ गए। उसके बाद मेरा भाई को लेके बोले चला गया, हम लोग थाना में चला गया। तो हम जहाँ फ़ोन किए, हम लोग का अपना आदमी थाने में नहीं है, मेरा भाई को पूरा दुनिया घुमा रहा है, बेइज्जती करा रहा है मेरा भाई का, कहाँ उतारा, क्या किया मेरा भाई के साथ, बहुत दुर्व्यवहार किया है मेरा भाई के साथ, बहुत मारपीट किया है। मेरा भाई को गाड़ी से उतरने के लिए बोला कि गाड़ी से उतरो, तो मेरा भाई नहीं उतरा, कुछ उतरो, उसका इरादा था कि वो गाड़ी से उतरेगा, हम उसको इनकाउंटर कर देंगे, उसका दिन में वही था। फिर वो पहले वाला मामला हम नहीं सुन पाए। फिर मेरे भाई के साथ कोई सोया हुआ था घर में, मेरा भाई खटखटाया, दरवाज़ा खोला, उसको पकड़ लिया और बोलता बहुत सारा बाइक था हम लोग के घर में, वहाँ बैठक में। तो बोले चोरी का गाड़ी है, वही होता है, वही बोलिएगा आप तो एक पद में हैं, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या हम लोग का इतना परिवार है तो बाइक नहीं होगा, चोरी का है। आसिफ के ऊपर कोई इल्ज़ाम है कि वो गलत कभी किया है तो आप बोल सकते हैं कि वो ऐसा लड़का है, वो ऐसा काम किया है। मेरा भाई तो अभी कुछ नहीं किया है ना, मेरा भाई तो गलत राह पर नहीं है, तो आप कैसे इल्जाम लगाते कि चोरी का गाड़ी है। आसिफ की मां कैंसर पीड़ित हैं।
छोटा भाई भी बीमार है, पिता की मृत्यु हो चुकी है। घर की पूरी जिम्मेदारी आसिफ के कंधों पर है। गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन वो अपनी मां को लेकर सिलीगुड़ी इलाज के लिए जाने वाला था। लाचार मां दुख बयान करते करते रोने लगती हैं। 1 महीना से सिलीगुड़ी में इलाज चलो, मोर बेटा ने मोक जाओ सो घूर वनु मोर 1 महीने से सिलीगुड़ी में मेरा इलाज चल रहा है। मेरा बेटा मुझे लेकर आता जाता है। किसी ने मेरे बेटे से मदद मांगी और उसने मदद कर दी। उसे उसी बात की सजा दी जा रही है। मेरा बेटा अगर कुछ गलत किया तो मैं मान लेती कि उसे गलती की सजा मिली है, लेकिन मेरे बेटे ने एक बच्चे के लिए कुछ भलाई की तो उसमें मेरे बेटे का ही बुरा हो गया। और भलत मोर बेटा रे बुराई हेंगे की कम तुम सब बेटा, मुझे खुद बीमारी ते कैंसर है। और मैं क्या कहूँ, मैं खुद कैंसर पीड़ित हूँ। मेरा बेटा जगह जगह ले जाकर मेरा इलाज करवा रहा है। मेरा 2 बेटा है और 2 बेटी है। साल भर पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई है। उसके 3 दिनों बाद से ही मेरी बीमारी का पता चला। सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीमारी शुरू छे सिलीगुड़ी इलाज चलो, प्राइवेट मोर बेटा इलाज करो। 1 महीना रागले उठा। सोमवार को फिर से ले जाने वाले थे। इसी बीच एक झूठे इल्जाम में मेरे बेटे को फंसा दिया है। अब मेरा इलाज कौन कराएगा? मुझे जो तकलीफ है अल्लाह ही समझ सकता है, या मेरा बेटा, और कोई नहीं समझ पाएगा। इलाज करवाते के नहीं जावे, मुझे इलाज करवाते बहुत तकलीफ छे। मुझे कोई तकलीफ छे नहीं बेटा, ते अल्लाह को वे कोई इंसान को वा नहीं पावे, नहीं तो मोर बेटा ही कुछ मोर दिनेर बाद। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में बिहार में पुलिस के खिलाफ 7 मामले दर्ज हुए और कुल 11 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 4 मामलों में ही चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन किसी भी मामले में सजा नहीं मिली। इस मामले में परिवार और स्थानीय लोगों ने मुख्य तौर पर बहादुरगंज थाने के तत्कालीन अपर थानाध्यक्ष अमित कुमार और थानाध्यक्ष निशाकांत कुमार पर आरोप लगाए हैं। पिछले कुछ दिनों में मामले ने तूल पकड़ा तो किशनगंज एसपी ने 3 सदस्यीय जांच दल बनाया। साथ ही अमित कुमार और निशिकांत कुमार का तबादला कर दिया, लेकिन अब उनके विरुद्ध पोठिया, ठाकुरगंज और जोकीहाट से कई मामले सामने आए हैं, जहां उसने गैर जरूरी क्रूरता दिखाते हुए स्थानीय लोगों को परेशान किया है। तो हमको यह समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी साइको है या क्या है। इस आदमी को ऐसे, इसका मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए इसका, कि यह आदमी इस तरह का। अभी मसूद साहब भी बता रहे थे, थाना गए उसी संबंध में बात करने के लिए, तो उनके साथ बड़ा मिसबिहेव किया। तो भाई इस तरह का, भाई आप पब्लिक कोई अगर जा रहा है पैरवी करने के लिए, आप अगर कुछ मामला है तो उसको सुसंगत धारा के तहत उस पर कार्रवाई कीजिए आप। ठीक है, वो जाके थाना में अगर बदतमीजी किया था आपका, तो उस पर सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई होना चाहिए। आप इस तरह का बावेला कीजिएगा, उसको उठा करके पटेकिएगा और बेहद मतलब क्रूरतापूर्ण ढंग से उसको उसके घर से उठा के लेके आया और सुनते उछाल करके मारा है, और 4 गाड़ी फोर्स लेकर के, जबकि वो कोई क्रिमिनल तो था नहीं भाई। आपके यहाँ पैरवी के लिए गया था, चूँकि आप भी नाजायज किए थे। किसी लड़के का अगर मोटरसाइकिल, ठीक है, उसके पास डीएल नहीं था या जो भी मामला था, जो सुसंग फाइन बनता है आपको फाइन करना चाहिए, या उसको मारपीट कर थाना में ले जा करके बैठाइएगा। तो कोई भी जानकार आदमी जाके बोलेगा कि भाई आप क्यों इस तरह कीजिएगा, तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो ये तो बहुत गलत किया। उसके बाद ये लोग पैरवी में गया था आसिफ बाबू, वो लोग इसको एफआईआर करके, गलत ढंग से एफआईआर दर्ज करके इन लोगों को उठा के लेके आया वहाँ से, और पूरे रात वहाँ 2 बजे रात में उठाया और 5:30 बजे थाना पहुँचाया। इस बीच में इसको मारते रहे, हत्या के यहाँ से इसका मेंटेलिटी देख लीजिए कि जब यहाँ से किशनगंज चालान कर रहा था तो एलआरपी चौक में रोक करके लोगों को उकसाने का काम करा था कि लोग इसको मतलब ये ले। तो खैर हमसे बात हुई, हमने कहा कि उसको टच नहीं करना है आप लोगों को, जाने दीजिए, लेके जा रहा है जाने दीजिए, आप लोग कोई ऐसा मामला मत कीजिए जिससे मामला बिगड़ जाए। तो हमने लोगों से आग्रह किया था, तो लोग कम से कम संयमित रहे।
नहीं तो जो स्थिति पैदा कर दिया था वहाँ जिस तरह लोग एग्रेसिव हो रहे थे तो कोई घटना एलआरपी चौक में कल घट सकता था। तो ये मतलब जानबूझ करके इस तरह लोगों को केस में इन्वॉल्व करना इसका शुरू से नियति रहा है। यहाँ के नौजवानों को केस में इन्वॉल्व करना इसका ये शुरू से मतलब वो चाह रहा है कि ये किसी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके उसको केस में उलझा करके रखना। ये दोनों का ही मेंटल है, अमित का भी और निशिकांत का भी। हम लोग शुरू दिन इसको स्टडी कर रहे हैं तो हम लोगों तो हाँ करता था, लेकिन ऐसा ये करता कुछ नहीं था। तो चूंकि कई मामला देखने के लिए आया तो आज हम लोगों की मीटिंग भी थी एलआरपी चौक में। बहुत नौजवान लोग उग्र थे, कम से कम 4-5 हज़ार आदमी जमा हो गया था एलआरपी चौक में। तो सारे लोग, कुछ लोग रोड पर भी बैठ गया था। हमने कहा कि नहीं, कोई भी काम हम लोग ऐसा नहीं करें जिससे हम लोगों को नुकसान हो। हम लोग जमहूरी तरीके से इस बात को रखेंगे। एसपी साहब से बात भी मेरा कल भी मैंने बात किया तो एसपी साहब त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को लाइन हाजिर कर दिया है, तीनों को। लेकिन हम ये चाह रहे थे, एसपी साहब से बात हुई तो एसपी साहब बोले कि मैं गया निकल रहा हूँ, मेरा कल तारीख है, चूँकि रास्ता लंबा है इसलिए हम अभी निकल गए, आप परसों आकर के मिलते हैं आपसे। और हम लोग टीम भी गठित कर दी है, एसपी साहब से बात हुई मेरा, तो ठीक है हम लोग परसों ही मिलेंगे उनसे। और हम चाह रहे हैं कि इसके खिलाफ आसिफ चूँकि मतलब निर्दोष है, उसको सारा ये कार्रवाई ख़त्म करते हुए उनको रिहा किया जाए। और जो भी ये घटना किया है, उस बच्चे का जो 15,000 रुपये का फाइन किया है वो भी माफ़ किया जाए, क्योंकि ये गलत ढंग से फाइन किया गया। भाई लोकल लड़का है, अगर गया था आपको देखना था, उसको मारपीट करना नहीं था। मारने का अधिकार किसने दे दिया आपको? एक क्रिमिनल को भी आप नहीं मार सकते थाना में ला करके, ये मानव अधिकार का हनन है। फिर एक शरीफ आदमी को, एक वो एक्टिविस्ट है, समाज सेवी है, आप उसको जो 2 बार 3 बार वो जिला परिषद का इलेक्शन भी लड़ चुका है, ऐसे आदमी के साथ आप इस तरह का व्यवहार कीजिएगा, ये तो भाई बड़ा घिनौना बात है। तो ऐसे लोग, इसका तो हम लोग सख्त मजम्मत करते ही हैं। हम लोग साथ में चाह रहे हैं कि सुसंगत धाराओं के तहत ये दोनों पदाधिकारी पर कार्रवाई भी हो। दुलाली निवासी एहसान आलम बाहर रहकर पढ़ाई करता है। इसी साल जनवरी महीने में एहसान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके घर पहुंच गई। एहसान घर पर नहीं था। पुलिस ने घर पर तोड़फोड़ की, उसके भाई जावेद और नाबालिग भांजे मुकर्रम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बिना किसी महिला पुलिस वाले की मौजूदगी में एहसान की बहनों को मारा पीटा और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। 17 जनवरी की रात को अचानक से 12 बजे करीब 10-12 गाड़ी लेकर के पुलिस आ गया, हमारे चारों दुकान को घेर लिया। हमारे बेंच वगैरह, ये जो बच्चे बैठते हैं, ये बेंच कुर्सियां हैं, कुछ टूटी हुई बेंच भी है, तोड़ करके हमको कह रहा है कि आप यहाँ से उठिए, हमको सर ये करना है, एहसान कहाँ है। तो हमें पता नहीं कि भाई एहसान कहाँ। हमने दुकान खोला, उसको बोले सर्च कर लीजिए एहसान। इसी के बीच में थोड़ी देर बाद में हम देख रहे हैं कि मेरा भांजा को उधर से मारते हुए ला रहा है। तो हम बोले मेरा भांजा को क्यों मार रहे हो? मुकर्रम नाम है उसका, वो स्टडी टूर से आया था, केरल वाला, इसमें पढ़ाई करता है। तो बोला कि ये हमारे साथ बदतमीजी किया। हम बोले बच्चा है, वो कैसे बदतमीजी, वो तो अभी रात को ही आया था। उसका 17 साल उम्र है। ठीक है, उसको ले गया। तो हमने बोला कि चलिए आप भी गाड़ी में बैठिए और इसको लेकर के थाना से आ जाइए। जब थाना गए तो हम लोग को मेडिकल कराया वहाँ पे। मेडिकल का हम बोले मेडिकल क्यों हमारा करा रहे, अब इसको लाए। तो बोले आप कराओ, नहीं तो तुम्हें मतलब अफीम और गांजे के केस में और तुमको बंदूक के केस में, आतंकवादी केस में डाल देंगे। फिर हम डर से ये करा दिए उसको। मेडिकल कराने के बाद थाना जाने के बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमसे मोबाइल ले गया, बोला कि तुम पैसा दो और तुम्हें यहाँ से 5 लाख रुपया दो। अमित कुमार और खुर्शीद एसआई है, उसने, वो दोनों ने हमको कहा कि तुम अगर 5 लाख रुपए इसी रात को दे रहे हो, 2 बजे तक तुम्हारे पास समय है, अगर 5 लाख रुपया देते हो तो हम तुम्हें यहाँ से छोड़ देंगे और तुम्हारा भाई को कभी भी गिरफ्तार किसी टाइम करेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे, दोनों मामा भांजा को। हम बोले कि हमारे पास 5 लाख नहीं। तो बोला कि तुम लोग को अगर नहीं देते हो तो तुम लोग को ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाएगा। तो हम डर से उन लोग को बोले कि ठीक है आप लोग रुकिए, अभी तो इतने रात को कहीं से कैश होगा नहीं, तो मॉर्निंग होने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को कैश का व्यवस्था करके कोई आएगा तो फिर तभी होगा। आप फ़ोन भी ले लें। फिर हमें दिया कि कॉल करो, कॉल करके तुम मतलब बोलो पैसे का इंतज़ाम करेगा। हम बोले कि अभी इतने रात को पैसे का इंतज़ाम तो होगा नहीं, आप लोग ठहरिए, मॉर्निंग तक आप मुझे। जब मॉर्निंग हुआ, कुछ लोग जो गए हमारे इसमें, तो लोगों को धुतकारते हुए भगा दिया। निशिकांत और अमित कुमार, इन लोगों ने लोगों को भगा दिया, वो थाने में बैठने तक भी नहीं दिया। उसके बाद जब पैसे का ये नहीं हुआ तो हमें वो लोग जाकर के 35-25 का केस डाल करके हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जबकि मेरा भांजा नाबालिग था मुकर्रम,
और उनको ज़बरदस्ती का उसको वहाँ जा कर के जब एसडीएम साहब वहाँ पे जो ये बैठते हैं जज साहब, उन्होंने देखा कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाया गया, हम लोग उसको बहुत आजीजी इनकशार किए कि ये नाबालिग है, इसे जेल नहीं कर सकते। तो फिर वकील साहब जा कर के कुछ बातें किए, उसके बाद उसको मैट्रिक का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए बोला गया। मैट्रिक का प्रस्तुत होने के बाद उनको नाबालिग अररिया भेजा गया, उनको फिर हमें यहाँ किशनगंज जेल में भेजा गया। और घर में जब हम पता लगा कि घर में हमारे सिस्टर लोगों को जी नाबालिग वाले जेल में उसको अररिया भेजा गया। फिर इसमें जब हम चले गए तब जाकर जब लोगों से पता चला कि भाई आपके सिस्टर लोगों को मारा गया, फिर हम किशनगंज में जब वो लोग हमसे मिलने के लिए गया, देखे कि मेरे सिस्टर का यहाँ पे जख्म हो गया है, एक सिस्टर का यहाँ पे मतलब ये मारा गया है, खून से पूरा लहलहान थी। हाँ, घर में घुस करके पूरा जाप्ता, घर में कोई नहीं, हमारा अब्बा और हमारी 2 सिस्टर थी, और 2 जो सिस्टर है तो वो लोग मेहमान गई थी। ये 2 सिस्टर हमारी आई थी कि ये लोग मेहमानी सिस्टर है, नेपाल वाली सिस्टर को मार के जख्म कर दिया था, अभी भी उनका निशान है। वो लोग आया और उसके बाद इन लोगों को बुरी तरीके से गाली गलौज किया मारते हुए, और इन लोगों ने बहाना बना दिया वहाँ पे कि ग्रामीण लोगों ने, और ये जबकि हमारे घर में कोई ग्रामीण है नहीं, कोई रात के 12 बजे किसी को पता भी नहीं चला, सबको सुबह मॉर्निंग में पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, गिरफ्तार किया। हमारे सिस्टर को कुछ जब हम जेल से बेल होकर के आए, उसके दूसरे दिन हमारे सिस्टर को यहाँ से अरेस्ट करके लेके चला गया। उनको क्या बोल के कि उसी में 35-25 का केस मारपीट दंगा का केस डाल करके उनको भी अरेस्ट कर किया। जब फिर वहाँ जाने के बाद किशनगंज जज साहब फिर वहाँ देखने के बाद उनके दूध पीता हुआ बच्चा था, बच्चे को भी लेने नहीं दे रहा था। बच्चे को जब किशनगंज में ला करके जज साहब के सामने पेश किए गए, तब जज साहब उन लोगों को बोला, तब जाकर के उनको थानादार को ये बोला गया कि तुम इसको बाइज्जत घर में लाकर छोड़ के आओ, लेकिन पुलिस वाले ने वहीं रास्ते में छोड़ के भाग गया। और वहाँ से फिर पैसे की डिमांड किया गया कि तुम 50,000 रुपया दो, सारा कुछ तुम लोग का मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। हम बोले जब केस हो गया तो फिर हम लड़ के देखेंगे, जहाँ तक जैसा हो रहा है। तो अभी तक हम केस लड़ रहे हैं, हमारा केस अभी तक चल रहा है। आम नागरिकों पर पुलिस अत्याचार एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहा है। अगस्त 2021 में तत्कालीन चीफ जस्टिस एन रमन्ना ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत के पुलिस स्टेशन मानवाधिकार के लिए बड़ा खतरा हैं। उन्होंने कहा कि हिरासत में पुलिस अत्याचार वे समस्याएं हैं जो अब भी हमारे समाज में मौजूद हैं। उनके मुताबिक पुलिस के इस दुर्व्यवहार के पीछे एक वजह ये भी है कि जब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का सवाल आता है या पुलिस द्वारा अवैध तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए पैरवी की बात आती है, तो उनका पक्ष रखने के लिए कोई वकील नहीं मिलता है। पुलिस की हालिया कार्रवाइयों से पता चलता है कि जस्टिस रमन्ना ने 4 साल पहले जो बातें कही थी वे अब भी सच हैं। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस सिस्टम में सुधार लाया जाए और पुलिस को मानवीय बनाने की कोशिश हो ताकि लोगों को न्याय मिल सके।